पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग देख रहे थे कि किस तरह हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, हम उनकी वैल्यू को कैसे कलर कोड से मेजर कर सकते थे। हम लोग ये भी देख रहे थे कि किस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने जाना कि हमारे जो करंट सोर्स हमारे लैब में मिलते हैं उन्हें हम बना सकते हैं आईसी से, मगर जनरेट नहीं कर सकते हैं। जनरेट करने का सेंस होता है कि हम जैसे ऐसे डीजल जनरेटर या हमारी जो जितनी भी तरह के जनरेशन सोर्सेस है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, उनसे डायरेक्टली हम एज ए करंट सोर्स जनरेट नहीं कर सकते। हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जरूर जनरेट कर सकते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस समझा कि वहां पर हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। तो आज हम ये देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज के अंदर कि ये जो मेरे पास में जो वोल्टेज सोर्सेस हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हमारी एक नई लॉज, डीसी सर्किट के लॉज जिनके नाम है किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स के करंट लॉ, इनमें इस्तेमाल होता है। और हमें बात करेंगे कि इसके अलावा भी बहुत सारे और रूल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर, उनका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी बेसिक स्टार्ट से। तो एक बहुत मोटी मोटी चीज है, जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ डेफिनेशंस हमें मालूम होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के पहले। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का जब मैं बात करता हूं बनाने की, तो एक बहुत ही बेसिक डीसी सर्किट में बनाने की यहां पर आप लोगों से बात करता हूं कि एक मेरे पास में एक वोल्टेज सोर्स है, रेक्टिफाइड डीसी सोर्स है, एक मेरे पास में रेजिस्टेंस सर्किट है R1, एक मेरे पास में एक और रेजिस्टेंस है R2, एक और रेजिस्टेंस सर्किट R3 लगा है, और इस तरह से एक मैंने एक सर्किट कंपाइल करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, R5 एंड V2 सोर्स। ठीक है, इस तरह का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, डीसी सर्किट आप लोगों के लिए बना के रखा है। अब इस डीसी सर्किट में कुछ बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहली जानकारी कि नोड किसे कहते हैं, ये जानकारी आपको समझना चाहिए। अब ये नोड क्या चीज होती है, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि जो मेरे पास एलिमेंट है, एलिमेंट में किसने कह रहा था, जो या तो एक्टिव हो, मतलब जो पावर दे रहे हो, या पावर कंज्यूम कर रहे हो, या तो एक्टिव हो या पैसिव हो। तो इस तरह के जो एलिमेंट हैं वो जहां ज्वाइंट हो रहे हैं, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने कहा पॉइंट से एक तरफ के जहां पर दो एलिमेंट आपस में मिक्स हो रहे हो, इसको ले सकते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, मतलब जहां पर दो मेरे एलिमेंट जुड़ रहे हो। ठीक है, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, जी पॉइंट और एच पॉइंट, ये मेरे अलग अलग पॉइंट है जिनके मैंने नामकरण कर लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने नामकरण कर लिया। अब यहां पर ये बोला जाता है कि मेरे जितने भी पॉइंट है जो कि तुमने यहां पर एलिमेंट में देख रखे हैं, जो कि दो पर्टिकुलरली एलिमेंट के जहां जुड़ते हैं उसको हम पॉइंट कह रहे हैं। तो उस पॉइंटों में भी स्पेशल डेफिनेशन होती है, हम कहते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा मेरे सर्किट एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं नोड। अब देखो क्या क्या नोड होंगे, तो देखो ए के ऊपर दो पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं या दो से ज्यादा हो, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे मेरे कौन से पॉइंट है, नोड पॉइंट है, जहां दो या जो दो से ज्यादा मेरे पॉइंट इकट्ठा हो रहे हैं। तो दिस ऑल पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, ऑल आर नोड्स, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, नोड कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड आपका बेसिक डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं लूप। लूप का मतलब, लूप से एक और चीज आती है पाथ या परिपथ की हम बात करते हैं। लेट हम रास्ते की बात करते हैं, रास्ता क्या होता है, रास्ता वो होता है हम जो बोलते हैं एक जगह से चले और कहीं दूसरी जगह जाके इस जगह जा रहे हैं। तो एक डेफिनेशन और क्या होती है जिसका नाम बोलते हैं पाथ। पाथ का मतलब है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसा बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बोलते हैं कि आप एक पॉइंट से चले हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो और दूसरे से तीसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो, जब एक एलिमेंट को क्रॉस करके दूसरे एलिमेंट की तरफ गए। मगर मगर इसे ध्यान दीजिएगा, आपने जहां जिस एलिमेंट को एक बार पार कर लिया, जिस पॉइंट पर एक बार आ चुके हो, वहां पर रिपीट आपको नहीं जाना है। तो पाथ की डेफिनेशन ये कहती है व्हेन move from one point to another without repeating it, बिना उसे रिपीट करे,
उसे हम क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। बहुत बेसिक डेफिनेशन हम कहते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बिना रिपीट करे अपने आप को। अब इसी चीज में एक और डेफिनेशन होती है लूप की। तो पाथ क्या कह सकते हैं कि सर ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, ये मेरा पाथ हो गया, ठीक है। अब इसमें लूप का क्या काम करता है, अब दो लूप हम दो तरह के बनाते हैं। लूप के अंदर कहते हैं कि पाथ का ही एक ब्रॉडर वर्जन है, ये लूप के अंदर ही हम एक आगे की वर्जन्स की बात करते हैं, जहां पर ये बात करते हैं कि कभी ये मेरा जो पाथ है, ठीक है, हम गए पाथ के अंदर कि ए से गए बी के ऊपर, बी से गए जी के ऊपर, जी से गए एच के ऊपर, ठीक है, ए से बी गए, बी से जी गए, जी से एच गए। तो इस तरह का परिपथ जहां हम वापस जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वहां पर वापस इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो हम उससे कहते हैं ओपन लूप, ठीक है। पाथ के अंदर भी क्या सबसे पहले आती है ओपन लूप, जहां पर बोलते हैं स्टार्ट और जो एंड है वो सेम नहीं होते। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ओपन लूप कहते हैं। लेट अस अज्यूम बी सी ई, बी सी और एफ के ऊपर गए और जी और वापस बी के ऊपर रिपीट नहीं करे, तो मेरा क्या है ओपन लूप है, ठीक है। बी सी एफ जी, ये मेरा क्या है ओपन लूप सिस्टम है मेरा। अब कभी मैं गलती से बी के ऊपर वापस रिपीट कर जाता, तो ये हम इसे क्या कहते हैं हम लोग कि मेरा क्लोज लूप सिस्टम है। तो हम क्लोज लूप की एक और डेफिनेशन लेते हैं। तो क्लोज लूप एक और फंक्शन आ गया जिसे हम कहते हैं जहां पर स्टार्टिंग और एंड दोनों सेम होता है, स्टार्ट एंड एंड आर सेम। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, तो इसके एग्जाम्पल आप लोग देखोगे जब ए बी सी जी और वापस ए के ऊपर रिटर्न आ गया। एक और लूप कौन सा हो सकता है, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से एफ गया, एफ से जी गया और जी से वापस रिटर्न आ गया। दे ऑल आर क्लोज लूप। और क्या क्या क्लोज लूप हो सकते हैं, तो देखो क्लोज लूप के डिजाइन यहां पर एक ये लूप हो गया घूमता हुआ ए बी जी एच ए, एक लूप ये हो गया बी सी एफ जी बी, एक लूप ये हो गया बी सी डी ई एफ जी सी, और एक लूप ये भी ले सकते हो, ये वाला बड़ा वाला लूप भी ले सकते हो, ये वाला ए बी सी जी एफ जी एच। तो ये सारे मेरे क्या है लूप्स हैं, ठीक है। देट आर कॉल्ड क्लोज लूप की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, ओके गॉट इट। कभी आप लोग ये समझते हैं तो यहां से एक और हम यहां से हम लोग डेफिनेशन लेना स्टार्ट करते हैं फॉर डिफाइनिंग द केवीएल एंड केसीएल। जब हमारे पास में हमें डेफिनेशन मालूम है कि लूप वो चीज होती है जहां पर कि हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है और एक पाथ में हम लोग घूमना चालू करते हैं, और नोड वो क्या होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा पॉइंट के ऊपर हमारे ब्रांच एलिमेंट लगे होते हैं, ओके। ये बात कभी समझ में आती है तो हम केसीएल की क्वेश्चन लेते हैं। किरचॉफ ने दो लॉज दिए हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलता है किरचॉफ करंट लॉ, और किरचॉफ का सेकंड लॉ है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। इट इज फर्स्ट लॉ and it is Kirchhoff's second law. फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, मेरे पास दो लॉ है किरचॉफ के। फर्स्ट लॉ किरचॉफ का ये कहता है कि कभी इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग एट एनी नोड इन सर्किट इज इक्वल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर या फिर उस पर्टिकुलर नोड के ऊपर जितने भी करंट इंटर हो रहे हैं, ठीक है, या फिर इसके अंदर से लीव कर रहे हैं, उन सभी का सम क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। मतलब सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग और लीविंग फ्रॉम ए नोड इज जीरो, इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। या फिर इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जितने करंट मेरे किसी पर्टिकुलर नोड में आ रहे होंगे या जितने करंट उस नोड से जा रहे होंगे उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स का करंट लॉ। इसको आप समझने की कोशिश इस तरह से कर सकते हैं, यहां पर आप लोग किरचॉफ्स के करंट लॉ को बहुत ही प्यार से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में बताया है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारी करंट की डायरेक्शन डिफाइन होती है। मान के चल सकता हूं कि लेट अस अज्यूम कोई जगह है,
ये रजिस्टर है, रजिस्टर से करंट इधर भी जा सकता है और रजिस्टर से करंट इधर भी जा सकता है। करंट की दो डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है, एक इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आने वाली। तो मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत अच्छी चीज होती है कि हर करंट का अपना कन्वेंशन लिया जाता है, हर एक की साइन बताई जाती है। तो हम भी कुछ ना कुछ साइन मान के चलेंगे नोड के हिसाब से। तो यहां पर हम ये बात करेंगे, हम लोग ये बात करेंगे कि सर कभी कोई मेरे पास नोड है, तो नोड पे जितने भी करंट जा रहे हैं, मतलब इसके ऊपर जा रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे इनकमिंग करंट्स, और जितने भी करंट उससे बाहर निकल रहे हैं उनको बोलते हैं हम लोग आउटगोइंग करंट। और जितने मेरे आउटगोइंग करंट होते हैं उनकी वैल्यू अपने हिसाब से मैं कन्वेंशन के हिसाब से ले रहा हूं कि इनकी वैल्यू मैं पॉजिटिव साइन के हिसाब से लूंगा, और जो मेरी इनकमिंग करंट होंगे इनकी साइन में नेगेटिव साइन लूंगा मैं इनकी। ये मैंने आपको पहले से कह दिया है। अब मैंने जैसे आपको नोड के इसके पहले आपको एग्जांपल दिया है, तो उसी नोड का आपस एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर। ये मेरे पास एक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप लोग देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर कुछ करंट इनकमिंग हो रहा होगा, कुछ करंट यहां से लीव कर रहा होगा। तो हम इस पर्टिकुलर केसीएल में कह रहे हैं जितना करंट I1 इसके अंदर से इंटर हुआ है उतना ही करंट इसके यहां से लीव करा है। वैसे इस नोड बी पॉइंट पे भी हम लोग सेम बात कह सकते हैं कि सर जितने करंट I1 या I2 या I3 करंट, जितने भी करंट इनकमिंग या आउटगोइंग हुए हैं, इनका सम की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, या फिर इनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अभी कैसे होती है बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस नोड बी पॉइंट के ऊपर आप देखो ढंग से, इस नोड बी के ऊपर हमने मान के चला है कि कोई करंट I1 इंटर कर रहा है, कुछ करंट I2 लीव कर रहा है और I3 करंट भी लीव कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया कि करंट जब इंटर करता है तो वैल्यू नेगेटिव लो, मतलब माइनस का I1। I2 और I3 की वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही है, आउटगोइंग दिख रही है, तो I2 प्लस I3 लिख लो और इसको क्या कराओ, जीरो के इक्वल रखाओ। इट मीन्स यहां से हम लोग कहेंगे कि आपका जो सम ऑफ करंट है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। जितना करंट आ रहा है, जितना करंट आ रहा है उसका जीरो है। या फिर एक और तरीके से हम कह सकते हैं, I1 को उठा के नेगेटिव है तो उस तरफ लेके जाओ, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये भी लिख सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि ये सर मेरा क्या था, इनकमिंग करंट था, तो जितने इनकमिंग करंट होंगे वो मेरे सभी के सभी आउटगोइंग करंट के बराबर होंगे। तो ये भी कौन कहता है, केसीएल का लॉ कहता है कि जितने भी इनकमिंग करंट होते हैं वो मेरे आउटगोइंग करंट के बराबर होते हैं। तो यहां से एक और इक्वेशन यहां से हम लोग लिखते हैं, एक और डेफिनेशन आप लोगों की लिखते हैं, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट at node is equal to all outgoing current। ठीक है, ये हम दोनों चीज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात हम लोग कह रहे हैं। एक और चीज, तो यहां से एक फॉर्मूला हमारा मेंटेन होता है, जिसे हर हर बार लिखते हैं कि जितने भी हम एज्यूम करके चलें कि सारे के सारे करंट मेरे आउटगोइंग है, तो लिखते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जितने भी करंट है मेरे, उन सभी का सम क्या होना चाहिए, जीरो। या फिर यहां से एक और चीज लिखते हैं कि जिनका भी सम है, n नंबर ऑफ मेरे पास जो करंट है उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, जीरो। That is mean by Kirchhoff's current law। ठीक है, अगली बात समझते हैं, that is mean by Kirchhoff's का वोल्ट। एक और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे करंट किसी एक नोड के ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं। लेट अस से मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर सारे के सारे करंट इकट्ठा हो रहे हैं, और यहां बोले कि यहां पर कोई भी करंट ना नया बना है
ना नया यहाँ से ओरिजिन हुआ उस पर्टिकुलर नोड से, तो बोले कोई भी नया करंट ना बंद रहा है ना खत्म हो रहा है उस पर्टिकुलर नोड के ऊपर, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक और रूल आ रहा है जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो एक और चीज जो बहुत हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारा किरचॉफ्स लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की भी बात करता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की केसीएल बात करता है। सेकंड लॉ होता है केवीएल, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ मेरा स्टेटमेंट ये देता है कि जो सम है, ठीक है, सारे वोल्टेज ड्रॉप का किसी लूप में वो क्या हो जाता है, जीरो। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको हम यहाँ पर इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। इसको एक नेक्स्ट स्लाइड में यहीं पर ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि सेम जो सर्किट आपको इसके पहले रिप्रेजेंटेशन किया था उसी तरह का एक सर्किट में आप लोगों को बनाने की कोशिश करता हूं। ये सर्किट है मेरा, यहां पर R1 एक रेजिस्टेंस है, R2 एक रेजिस्टेंस है और वोल्टेज V है। हमें कह रहे हैं कि कोई करंट इस लूप में घूम रहा है, I करंट, ठीक है। और मैंने कहा था लूप या फिर लूप या क्लोज लूप सर्किट की बात की थी जहां पर कि मेरा पूरा कंप्लीट पाथ है यहाँ पर, तो ये कंप्लीट पाथ है जिसको मैं क्लोज लूप पाथ कह रहा हूं, जहां पर कुछ करंट आई की वैल्यू घूमना स्टार्ट हो गई है। तो मैं ओम्स का नियम लगाऊं और ओम्स के नियम के अनुसार मैंने आपको इसके पहले कन्वेंशन एक चीज समझाई थी कि अभी कोई मेरे पास में रेजिस्टेंस है, ठीक है, और वहां से कोई करंट का मेरा फ्लो हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी जो पोलरिटी होगी, सबसे पहले जो पोलरिटी मुझे लगेगी, पहले लगेगी पॉजिटिव पोलरिटी और बाद में क्या लगेगी, नेगेटिव की पोलरिटी। ये मैंने आप लोगों को इनिशियली सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो इसी तरह से कई बात करें कि मेरे पास ये रेजिस्टेंस है और यहां से करंट इनकमिंग, इसके अंदर आई करंट इनकमिंग हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस का रेजिस्टेंस एज्यूम करके चलते हैं V2, यहां पर भी करंट इनकमिंग एंटर हो रहा है तो प्लस और माइनस की साइन और V1 का वोल्टेज दे रखे हैं, और यहां तो वोल्टेज दे रखा है यहाँ पर प्लस माइनस V के वोल्टेज सोर्स से। अब नाउ ये मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू हटा लेता हूं और सिर्फ यहां पर मैं V1 की वैल्यू की बात करता हूं यहां से, ठीक है। अभी लूप ये किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ ये कहता है कभी इस लूप के अंदर मैं वोल्टेज का एडिशन करूं, किसका एडिशन करूं मैं, वोल्टेज का कहीं मैं एडिशन करूं तो उसका सम क्या होगा, जीरो होगा। अभी देखते कैसे, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दो तरीके से इस केवीएल को हम लगाने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि जब हम इसको लूप में वोल्टेज को नाप मतलब सम करना चालू करते हैं, दो तरीके हैं। या तो हमारा जो वोल्टेज की पोलरिटी है जो बाद में दिखाई, जैसे हम करंट के साथ में चलेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, केवीएल के अंदर हम जब लगाते हैं तो हम करंट की डायरेक्शन के साथ में लगाते हैं, या फिर जो केवीएल का जो लूप करंट है उसके डायरेक्शन के साथ में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो हम जब इस लूप के करंट के साथ में हम लोग घूम रहे हैं, जो ये लूप का करंट आई हमने एज्यूम करके चला है, तो सबसे पहले करंट कहां जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर जाएगा, फिर करंट कहां जाएगा, इस पॉजिटिव को देखा सबसे पहले, फिर जाएगा तो इस पॉजिटिव को देखेगा। समझ रहे बात को, जैसे करंट इंटर घुमा तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस के अंदर कौन सी पोलरिटी देखेगा, पॉजिटिव वाली पोलरिटी देखेगा, फिर ये R1 रेजिस्टेंस में गया तो कौन सी पोलरिटी देखेगा, पॉजिटिव की, फिर गया यहाँ पर V1 में सबसे पोलरिटी कौन सी देखी, पॉजिटिव की। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज V1 है प्लस V2 है प्लस V इज इक्वल टू जीरो हो गया। इट मीन सम ऑफ वोल्टेज इन सर्किट इज जीरो की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग इस सर्किट में एक और तरीके से हम इसको ये भी लिखते हैं कि जितना हमने वोल्टेज डिलीवर करा है सर्किट में उतना ही हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। ये एक और चीज हम आगे समझेंगे इस चीज को कि जितना हम वोल्टेज सोर्स से बना रहे हैं उतना ही वोल्टेज को हम डिलीवर कर रहे हैं सर्किट में। तो दो ऑप्शन, एक और यहां से हम डेफिनेशन लिखते हैं जो आगे भी हम समझेंगे। इसमें बोलते हैं सम ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स is equal to sum of all voltage drop due to passive element। मतलब जितने भी आपके सोर्सेस है, वोल्टेज सोर्सेस हैं, उन्होंने जितना भी वोल्टेज बनाया
वो जितने भी वोल्टेज मेरे रेजिस्टेंस के फॉर्म में थे उनके बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग अब चर्चा करेंगे, इन दोनों लॉस को लगाने की बात करेंगे। तो जैसे ऊपर वाला सर्किट में हम बात कर रहे हैं कि हम चार्जेस का कंजर्वेशन कर रहे हैं नोड पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर हम बहुत स्पेशल बातें कहते हैं कि वो जो वोल्टेज का लॉ है ये बेसिकली तौर पे ये मेरे एनर्जी को कंजर्वेशन की बात कर रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं लूप के अंदर जितना वोल्टेज हमने दिया, जितना हमने बनाया वोल्टेज के फॉर्म में, उतने ही हमने सर्किट को दे दिया। मतलब नई एनर्जी कोई भी हमने खपत नहीं, नई तौर पे कोई नहीं बनाई है। जितना सोर्स के पास में था उतनी एनर्जी उठा के उसको दे दी, हमारे पैसिव एलिमेंट को दे दी है। सो नाइदर अब एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन पर्टिकुलर लूप। इस लूप में कोई नई एनर्जी ना बनी है ना खत्म हुई है, जितनी सोर्स के पास थी उतनी उतनी उसने दे दी। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज रिजल्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की यहां पर बात की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। यहां पर हम बात कर रहे हैं सेकंड चीज, पावर एब्जॉर्ब में जैसे बात कर रहे थे कि हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो एक और टॉपिक हम यहां से में कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट इज कि यहां पर हमारा रेजिस्टेंस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्शन के फॉर्म में कि मेरा रेजिस्टेंस कैसे पावर कंज्यूम करता है, तो उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा, फिर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, केवीएल और केसीएल की हम लोग। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ये टॉपिक जो देख रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर जहां पर कि हम पावर के रेजिस्टेंस के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं सर्किट के अंदर। ओके, तो यहां पर आप लोग देखोगे इस टॉपिक के अंदर हमें कहते हैं कि हमारा जो पावर है, पावर का फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इट कैन बी इंक्लूडेड बाय P इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। और ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं डीसी सर्किट के केस में, तो जो वोल्टेज की वैल्यू होती है डेट इज मीन बाय एवरेज वोल्टेज। ओके, और जब हम डीसी के केस में, हम ध्यान दीजिएगा मैं कौन सी केस की बात कर रहा हूं, बहुत व्यवस्थित ढंग से हम डीसी सर्किट के केस की बात कर रहे हैं। तो डीसी सर्किट में एवरेज जो मेरा वोल्टेज होता है और जो एवरेज करंट होता है उनका मल्टीपल होता है डीसी पावर। बट हम जब एसी कंपोनेंट की बात करते हैं, जब एसी सर्किट के लिए बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। तब हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट पे क्या पावर मिला, तब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, तब बोलते हैं इंस्टेनियस कितना मेरे पास में वोल्टेज है और कितना इंस्टेनियस मेरे पास में करंट है। ठीक है, क्योंकि जब एसी सर्किट में बात करोगे तो वहां पर हमारे इंपेडेंस के फॉर्म के अंदर इमेजरी और रियल टर्म में दो अलग अलग अपोजिशन होते हैं, जिस कारण के हम कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में दो पावर के कंपोनेंट और बात करते हैं, एक्टिव पावर कंपोनेंट और रिएक्टिव पावर कंपोनेंट, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अभी हम जब भी चर्चा करेंगे तो एसी और डीसी में ध्यान दीजिएगा। एसी पावर, जब डीसी पावर लिखता हूं तो बोलते हैं वी डीसी इक्वल टू वी एवरेज आई एवरेज, और पी एसी के फॉर्मूला था वी इंटू इंटू आई इंटू। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जो हमें ध्यान रखना है। सेकंड चीज, अभी आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हो, जो पावर का जो फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला, इट इज वी इंटू आई। और जब हम इसके ना ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर हम बात करते हैं वी किसके बराबर होता है, आई मल्टीप्लाई आर के इक्वल होता है, और उसे आप फिल कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला एक और होता है आई स्क्वायर आर। तो हम बोलते हैं पावर का एक और फॉर्मूला है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे डीसी सर्किट के केस के अंदर। ठीक है, एक और चीज जो हम डीसी सर्किट में एज ए पावर एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, दैट इज वी इंटू आई वापस फॉर्मूला, मगर इसके अंदर ओम्स लॉ के अंदर हम यहां जो हमने वोल्टेज को रिप्लेस किया था, अब हम करंट को रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, तो नया फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो दो फॉर्मूले सजेशन की बात करेंगे, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। तो मैंने जैसे बताया, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा पैसिव एलिमेंट है, तो कुछ न कुछ पावर हमारा एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो पावर एब्जॉर्प्शन के दो फॉर्मूले यहां से आ गए, तीन फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला होता है ये v इंटू आई, सेकेंड फॉर्मूला हो गया ये, और थर्ड फॉर्मूला हो गया। तो इन तीन फॉर्मूले की मदद से पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, किसी जगह आपको फाइंड आउट करना है कि कोई एलिमेंट मेरा पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि मेरा जो एलिमेंट है उसकी पावर हर समय पॉजिटिव होगी, उसकी साइन क्या होगी, हर समय पॉजिटिव होगी, जब वो क्या करेगा, कोई पावर को कंज्यूम कर रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जो भी बात करें हम लोग। ठीक है, तो उसकी पॉलिटी हर समय क्या रहेगी, पॉजिटिव टर्म में रहेगी।
इसी चीज का एक न्यूमेरिकल इवोल्यूशन हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा सर्किट है, ये आप लोगों के सामने है, जहां पर कि मेरे पास में एक करंट है, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं आई जी से। एक मेरे पास में 80 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर गिवन है आप लोगों को। एक मेरे पास 1.6 एम्पेयर का हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि करंट है, जो कि मेरी एक ब्रांच में जा रहा है, जहां पर कि 30 ओम और 90 ओम का एक रेजिस्टेंस है। यहां पर एक और चीज दे रखी है कि यहां पर मेरे पास में एक वोल्टेज सोर्स है, मतलब वोल्टेज का ड्रॉप लेके रखा है, जो कि मेरे 90 ओम के अक्रॉस हमने मान के चला है वीजी है। यहां पर जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू हमने आई ऑफ जी मान के चली है, ठीक है। ये चीज आपको दे रखी है। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर ये बताना है इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर कि यहां पर कैलकुलेट करना है वी जी, और सॉरी इट इज वी ऑफ ए, इट इज आई ए है ये, ओके। तो हमें वी जी और आई ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। मत ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1.6 एम्पेयर का करंट आपको गिवन है, ठीक है। डाटा गिवन है आपके पास में कि यहां पर 1.6 एम्पेयर का करंट जा रहा है। तब आपको दो क्वांटिटीज फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर सर्किट में। फर्स्ट इज आई ऑफ ए, इसको फाइंड आउट करना है, और सेकंड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है दिस वी ऑफ जी, ठीक है। चलिए अब इसको करने की कोशिश करते हैं। हमें सबसे पहले मालूम है कि जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 30 ओम का, इसमें कुछ करंट की वैल्यू जा रही है। अब क्योंकि मेरे पास से हमें मालूम है कि ये दोनों सर्किट क्या है, आपस में सीरीज में है। जब सीरीज में कोई सर्किट होता है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो करंट की वैल्यू कितनी जा रही है दोनों के अंदर, 1.6 एम्पेयर करंट जा रहा है। तो यहाँ पर भी 30 एम्पेयर है और यहाँ 90 एम्पेयर है, तो यहाँ पर भी करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, 1.6 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। कभी यहाँ पर 1.6 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर ओम्स का लॉ लगाए, जो कि ओम्स का लॉ हमें कहता है V इक्वल टू आई आर। तो मुझे यहाँ से VG का वोल्टेज चाहिए, जहां पर कि पहले से मुझे करंट की वैल्यू दे रखी है 1.6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 90। सो वी कैन कैलकुलेट ना 16 इंटू 9 डेट इज 4 5 144। तो यहां से 144 वोल्ट आपके पास में आंसर आ जाएगा यहां पर, ओके। एक आंसर आ गया 144 वोल्ट, बहुत इजीली तरीके से। नाउ अब हमें यह देखना है इस पर्टिकुलर सर्किट में कि हमें आई ए करंट कैसे लेके आए, ठीक है। अभी लिखाना थोड़ा डिफिकल्टी पार्ट। इस चीज के लिए हम अब क्या करेंगे, अब इस चीज के लिए अब थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर दो चीजें कि मेरे पास में दो रेजिस्टेंस हैं 90 और 30, दोनों का मैं कभी सीरीज का एडिशन करूंगा, रेजिस्टेंस का एडिशन करूंगा, इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो आ जाएगा 120 ओम। यहां पर जो टोटल मेरे पास में करंट जा रहा है 1.6 एम्पेयर का जा रहा है। और कभी इस टोटल के अंदर मैं वोल्टेज की वैल्यू चेक करूंगा कि इसका टोटल में वोल्टेज की कितनी वैल्यू आ रही है, तो कैलकुलेट कितनी होगी 120 मल्टीप्लाई बाय 1.6, इट शुड बी 192 वोल्ट। कितना आएगा 192 वोल्ट। और क्योंकि ये जो पार्ट है, ये देखो यहां पर, ये जो पार्ट है ये वाला, जो कि मेरा यहां पर आप ढंग से देखोगे इसे आप, ये जो रेजिस्टेंस है 80 ओम का और ये टोटल जो रेजिस्टेंस है 90 प्लस 30, ये आपस में कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल के अंदर। कैसे हैं ये आपस में, पैरेलल फॉर्म के अंदर है। ये कैसे दिखाई दिया कि पैरेलल फॉर्म के अंदर है, तो देखो यहां से कोई करंट आई जी आया है, तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, आई ए के अंदर और 1.6 एम्पेयर, मतलब ये आपस में क्या है, पैरेलल। मतलब हम बोलते हैं कि हम दो चीज को तब सर्किट को पैरेलल में कहते हैं जब करंट उसमें आपस में डिवाइड हो जाता है। तो करंट जैसे यहाँ पर हमें डिवाइडेड फॉर्म में दिखा, तो हमने डायरेक्टली कहा कि आपस में क्या है, पैरेलल फॉर्म में। कभी दोनों आपस में पैरेलल फॉर्म में है तो इनका वोल्टेज भी क्या होगा, सेम होगा। इट मींस यहां पर ही वोल्टेज कितना होगा 192 वोल्ट होगा। कभी यहां पर इसके अक्रॉस में वोल्टेज 192 वोल्ट है, तो करंट कितना होगा बताइए यहां से, तो वापस ओम्स का लॉ लगा दो यहां से निकालने के लिए।
तो V I A इक्वल टू V बाई R 192 डिवाइडेड बाय 80। निकालिए कितना करंट आ गया आपके पास में यहां से 192 डिवाइडेड बाय 80, इट शुड बी 2.4 एम्पियर करंट। देखो यहां आ गया 1.6 एम्पियर करंट, यहां आ गया 2.4 एम्पियर करंट। ओके, आई ए इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर करंट। अब आपको थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, अब अगली चीज जो मैं एडिशन आप लोगों के लिए कर रहा हूं, अब मुझे यहां से बताइए व्हाट शुड बी द करंट ऑफ आईजी। इस आईजी की वैल्यू कितनी है ये मुझे पता करके बताइए। ठीक है, तो यहां से बहुत ही सिंपली चीज यहां पर हम यहां पर लगाएंगे केसीएल। क्या लगाएंगे? केसीएल लगाएंगे। यहां पर आपको दिख रहा है इस सिंपली तौर पे आईजी की वैल्यू इस पर्टिकुलर नोड को ए मान के चले तो यहां करंट इंटर कर रहा है, आईए लीव कर रहा है और ये 1.6 करंट भी लीव कर रहा है। तो कैसा दिखाई दे रहा है? देखो यहां से ये आईजी करंट है, यहां से जाने वाला करंट आईए करंट है और यहां जाने वाला करंट 1.6 एम्पियर है। तो देखो वापस करंट किरचॉफ करंट लॉ लगाओ, तो जितने भी हमारे इंटरिंग वाले करंट है उनको एक साइड लिखो, मतलब कौन सा? आईजी को एक साइड लिखा, आपका आईए करंट और 1.6 को एक साइड लिखा जो कि मेरे करंट को ले जा रहे थे, आउटगोइंग करंट है। आई ए की वैल्यू हमने यहां से कितनी देखी? 2.4 देखी, तो 2.4 प्लस 1.6 कितना हो गया? 4 एम्पियर करंट हो गया। तो आईजी की वैल्यू हमने यहां से कितनी निकाली? 4 एम्पियर करंट निकाली। तो 4 एम्पियर का मेरा करंट सोर्स है यहां पर। ठीक है, ये सारी बात हम लोगों ने कुल मिला के यहां पर निकाल ली है। अब नेक्स्ट चीज जो बहुत ही सिंपली टर्म्स हमें देखना है, सेकंड टर्म, यहां में डिटरमाइन करना है कि कितना हमने पावर का डिसिपेशन किया 80 ओम रेजिस्टेंस में। हमें चेक करना है कि ये जो मेरे पास में करंट रेजिस्टेंस 80 ओम का, यहां पर हमने पावर कितना डिसिपेट किया। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, पावर के दो तीन फॉर्मूले हैं, V इक्वल टू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय, कौन सा लगाना? देखो यहां पर मेरे पास तीनों टर्म है, वोल्टेज भी है, करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है। आप जो चाहो उस चीज से निकाल सकते हो। आप चाहो तो 192 मल्टीप्लाई बाय 2.4 भी लगा सकते हो, आप चाहो तो 192 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80 भी लगा सकते हो, आप चाहो तो 2.4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 80 भी कर सकते हो। तीनों में से कोई सी भी चीज आप लगा सकते हो, तीनों से आपको आंसर सेम मिलेगा। सो पावर क्या मिलेगा यहां से? सेकंड ऑप्शन के लिए देखिए, सो पावर शुड बी 192 मल्टीप्लाई बाय 2.4 एंड आंसर टू बी, और ध्यान दीजिएगा हमारी पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट में होती है। सो इट शुड बी 460.8 वॉट। ये हमारी पावर डिसिपेट हो गई है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, जहां पर कि हमने केवीएल और केसीएल का बेसिक देखा और एक पावर डिलीवर सर्किट के रूप में हमने चेक करा कि वहां पर हम किस तरह से ओम्स लॉ लगा सकते हैं, करंट केसीएल लगा सकते हैं और हम पावर डिसिपेशन के फॉर्मूले कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।